आज का पहला सवाल देखते हैं। हमें प्यार करना चाहिए, शादी करनी चाहिए? चार्वाक प्यार और शादी के बारे में क्या कहता है? देखो, सुनने में बड़ा ही कॉमन सा सवाल लगता है, क्या हमें प्यार करना चाहिए? लोग अक्सर पूछते हैं, और मेरे से कितने लेक्चर हैं मेरे, हजारों लेक्चर हैं जो प्यार पर हैं, शादी पर हैं, प्यार और शादी के डिफरेंस पर हैं। दोनों में क्या फर्क है? लेकिन फिर भी ये सवाल पूछा जा रहा है, इसका मतलब पूछने वाला कुछ और पहलुओं पर प्रकाश चाहता है, कुछ और। उसके प्यार और शादी के बहुत से रूप होते हैं, बहुत से अंग होते हैं। तो इंसान कई बार ये तो समझ जाता है, ए समझ जाता है, बी समझ जाता है, सी नहीं समझ पाता, डी समझ जाता है, पर ई को नहीं समझ पाता। तो इसलिए सवाल उठते रहते हैं, उठते रहने भी चाहिए। देखो, प्यार और शादी, ठीक है, प्यार और शादी, प्यार और शादी दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही चीज के दो नाम हैं, या ऐसा कह लो दो घटनाएं हैं। हाँ, मुझे याद है पहले मैं कई बार प्यार और शादी दोनों को अलग अलग चीजें बता चुका हूं और उनके डिफरेंस समझा चुका हूं। वो लेवल 1 था, ये लेवल 2 है। फिलॉसफी एक ऐसी चीज है जिसमें हम किसी चीज को समझते हैं। पहले हम उसे पॉजिटिव लेकर चलते हैं, फिर उसी चीज को नेगेटिव लेकर चलते हैं। पहले हम एक चीज को अलग अलग समझते हैं, फिर उसी चीज को एक समझते हैं। दर्शन शास्त्र ऐसा ही होता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र का मतलब है देखना। दर्शन शास्त्र सिर्फ देखता है। देखो, चार्वाक इंसानी भावनाओं पर चलता है, इंसान की फितरत पर चलता है। चार्वाक के अनुसार इंसान की फीलिंग ही सब कुछ है। फीलिंग ही सब कुछ है। और प्यार इंसान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी और शक्तिशाली फीलिंग है। प्यार ही सब कुछ है। फिर चाहे तुम किसी इंसान से प्यार करो, किसी जानवर से, किसी पेड़ से, किसी घर से। इंसान बना ही इसलिए है ताकि उसका दूसरी चीजों के साथ लगाव हो सके। ये जो नफरत, गुस्सा, मारना, काटना, धोखा देना, शिकायत करना, रोना, ये प्यार के ही बिगड़े हुए रूप हैं। दुनिया की हर फीलिंग प्यार के बाद आती है। पहले नंबर पर प्यार आता है, बाकी सब कुछ इसका ही अच्छा और बिगड़ा हुआ रूप है। देखो, अगर तुम गौर करो तो शादी भी प्यार का ही एक अच्छा या बिगड़ा हुआ रूप है। है ना? अगर अच्छी शादी चल रही है तो वो प्यार का अच्छा रूप है। अगर वो शादी खराब हो रही है, जो 50% लोगों की होती है, मतलब कुछ फाइनल नहीं है कि शादी अच्छी होती है, बुरी होती है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी हो जाती है, लेकिन वो प्यार का ही बदला हुआ रूप है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यार और शादी एक ही चीज के दो नाम हैं, दो अवस्थाओं के नाम है वो प्यार ही। शादी भी प्यार ही होता है, और प्यार भी शादी होती है। लोगों को प्यार ना मिले तो कोई राक्षस बन जाता है, कोई साधु बन जाता है, और कोई साधु के भेष में छुपा हुआ राक्षस। रामायण पूरी तरह से प्रेम की कहानी है। सूपनखा लक्ष्मण से प्रेम कर बैठी थी, लक्ष्मण ने आगे से सूपनखा की नाक काट दी, उसके प्यार को ठुकरा दिया। अब लक्ष्मण के इस बचपने की सजा सीधा लक्ष्मण को दी जा सकती थी, लेकिन समझदार रावण जानता था कि इस बालक को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। जब उसके बड़े भाई ने उसे ऐसा करने से रोका नहीं, उसे डांटा नहीं, मेरी बहन को संभाला नहीं। विद्वान वो होता है जो प्रेम करने वालों से चार मीठे बोल बोलता है। शायद राम किसी भी कारण से प्रेम की भावना को भूल गए थे। रावण राम से उनका प्रेम छीनकर उन्हें मजा चखाना चाहता था। रावण जैसा महापंडित भी जानता है कि प्रेम से बड़ी कोई चोट नहीं। रामायण भी चारवाक की ही कहानी है। हिंदुओं और बौद्ध धर्म वालों ने इसे अपने मतलब के लिए तरोड़ मरोड़ कर पेश किया है, अपने
उस पर वो अपना कल्चर चला रहे हैं, अपने कानून बना रहे हैं, उनका उससे वैसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स जो जिस चीज में विश्वास करता है वो उसी का हो जाता है, वो चीज उसी की हो जाती है। अगर वो रामायण पर विश्वास करते हैं हिंदू, तो वो रामायण भी उन्हीं की होगी, उन्हें कोई इससे अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये बात समझ लो, रामायण हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत पहले से चलती आ रही है, लाखों सालों से चलती आ रही है। रावण द्वारा सीता का अपहरण करते ही राम जैसे बुद्धिमान को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उन्होंने अकेले में लक्ष्मण को डांटा भी होगा कि रावण जैसा महापंडित यूं ही दूसरों की पत्नियां नहीं उठाते फिरते। और तुमने देखा होगा रामायण के अंत तक अपने अपने घर के दोनों मुखिया, रावण और राम, वो अपने अपने घर के मुखिया थे ना। दोनों ने सूपनखा के मामले में चुप्पी ही बनाए रखी। लड़ाई झगड़े में कौन बहन बेटियों का नाम उछालता है, लेकिन मामला प्रेम का ही था। प्रेम कहानियां तो भारत की रगों में दौड़ती हैं। तुम जितनी भी भारत की कहानियां उठा के देख लो, सभी में प्रेम है, सभी में कोई अप्सरा है, कोई साधु है, कोई ऋषि है, कोई तपस्या है, कोई कर्ण कर्ण है जो सूर्य पुत्र है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का बेटा है। याद रखना, शादी विवाह भी चारवाक की ही देन है। किसकी? चारवाक। हैरानी होती है सुनकर, है ना। विवाह शादी भी चारवाक की ही देन है, ये भी चारवाक के फूल ही हैं। आप लोगों को पता है ना, हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसका नाम है चारवाक के फूल। चारवाक संबंधों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। स्त्री और पुरुष के प्रेम पर ही चारवाक की सारी फिलॉसफी टिकी है। हिंदू धर्म में जितने भी विवाह हैं उन्हें चारवाक की विवाह पद्धति को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलकर बनाया गया है, जिसे वो लोग ब्रह्म विवाह कहते हैं, हिंदू जिसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। चारवाक एक स्त्री पुरुष को बहुत सारी स्त्री पुरुषों के साथ विवाह करने की अनुमति देता है, यानी कि एक पुरुष कई औरतों से विवाह कर सकता है, ठीक है, बहुत सारी औरतों से विवाह कर सकता है। और एक स्त्री भी, एक औरत भी बहुत सारे मर्दों से शादी कर सकती है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें उसमें देखने को मिलता है महाभारत में। और वहां पर ऐसे स्टोरी बताई गई है कि माँ ने कहा था बांट लो, ऐसा नहीं है, रिवाज था बाकायदा। कुछ कुछ वो अपनी कहानियां बदल लेते हैं, क्योंकि जब इन्हें लगता है कि अरे यार ये तो, इससे तो हमारी बेइज्जती हो रही है, तो वो बीच में ना एक बहाना डाल देते हैं। लेकिन वो बेइज्जती नहीं हो रही होती, उस एक समाज ऐसा आ जाता है जिसमें कुछ लोग बातें करने लगते हैं, तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, उन कहानियों को बदलते रहते हैं, उसमें बहाने डालते रहते हैं कि ये इसलिए था, वो इसलिए था, हाँ जी जी उसने तो बोल दिया था, फिर माँ की बात नहीं टाल सकते। ऐसा नहीं है, माँ की बात क्यों नहीं टाल सकते? वो भी इंसान है, वो भी बड़ा कुछ बोल देती है। वो खुद को कोई भगवान थोड़ी समझते थे कि मेरे मुंह से निकल गया, अब तो होना होगा ही होगा। लेकिन हिंदू धर्म एक पत्नी व्रत माना जाता है। हिंदुओं के ब्रह्म विवाह में और चारवाक की विवाह पद्धति में एक फर्क है कि चारवाक स्वतंत्र पंथ है। चारवाक किसी को किसी के साथ भी शादी करने की और बहुत सारी शादियां करने की या बहुत सारे प्रेमिकाएं या प्रेमी रखने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन हिंदू, अगर आप ब्रह्म विवाह की बात कर रहे हैं तो उसमें आप एक पत्नी व्रत होते हैं, एक पति व्रत होते हैं, जो अच्छी बात है। वो भी चारवाक की देना कि एक एक के साथ हो तो एक ही के साथ रहो। चारवाक में स्त्री पुरुष बिना विवाह किए भी रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। कोई स्त्री अकेली भी रह सकती है और बिना पति के अपने बच्चों को जन्म दे सकती है। तुमने कई वैदिक कहानियों में देखा होगा, कई स्त्रियां हैं जिन्होंने बिना पति के अपने बच्चों को पाला है। चारवाक हर तरह के संबंधों पर चर्चा करता है। बात यहां सिर्फ विवाह और शादी या मर्द और औरत सिंपल सिंपल नहीं चल रही है यहां बात। चारवाक के लिए इंसान की भावनाएं ही सब कुछ है। कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई ट्रांसजेंडर है, उनमें फीलिंग्स हैं, वो उनकी भावनाएं हैं जो सच्ची हैं। वो भावनाएं कोई बनावटी नहीं है। चारवाक में 420 तरह के सेक्सुअल इंटरेस्ट पर चर्चा की गई है।
समझ रहे हो? चारवाक में 420 तरह के सेक्सुअल इंटरेस्ट पर चर्चा की गई। कितने छुपे हुए सुख हैं, कितने, कुछ लोगों को औरत के, या औरत को मर्द के, उनको उनके बाल बड़े अच्छे लगते हैं, वो बालों के पीछे पागल हुए पड़े हैं, बाल ही सूंघते जा रहे हैं, बाल ही, बालों पर उन सारी, उनको टर्न ऑन ही बालों की वजह से होते हैं। यानी कि ये एक चीज हो गई 420 में से। ये 420 सुख, सेक्स के छुपे हुए सुख, आगे 33 भागों में बटे हुए हैं, 33 विभागों में बटे हुए हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मेरा फोन नंबर भी क्या है कि नहीं? मेरा फोन नंबर क्या है? 420 33। ऐसा मत समझो कि चारवाक कोई रूखा सूखा सा वैज्ञानिक किस्म का गंभीरता वाला धर्म है। ये तो एक स्वतंत्र पंथ है। बड़ी ही मजबूत मानसिकता वाले लोग इसे अपना पाते हैं, बड़े ही खुले विचारों वाले लोग इसे झेल पाते हैं। मेरे फॉलोअर्स बड़े स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं, बड़े सच्चे, बड़े प्यारे। नहीं, मैं शादी के विरोध में नहीं हूं। बहुत लोगों को अगर लगता है कि मैं शादी के विरोध में हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें शादी करनी चाहिए। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें पत्नी, बच्चे और परिवार अच्छा लगता है, तुम्हें किसी से प्यार है, तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। तुम्हें एक ही जीवन मिला है, इस जीवन में एक या दो, ठीक है ना, या फिर दो चार शादियां तो करनी ही चाहिए भाई। दो चार शादियां नहीं की तो क्या किया? लोग अलग अलग तरह के होते हैं, कोई एक शादी करने वाला होता है, कोई 3, कोई 15, कोई 50, कोई 100। और सिर्फ पुरुष ही ऐसे नहीं होते, बहुत सी औरतें भी ऐसी होती हैं। हर संबंध एक समझौता है, और हर समझौते में बहुत सी शर्तें होती हैं। क्योंकि हर संबंध अलग तरह का है, इसलिए हर संबंध की शर्तें भी अलग अलग ही होंगी। अगर तुम्हें प्यार करना है, तो उसके नियम और कानून अलग हैं। अगर तुम्हें लिव इन रिलेशन में रहना है, तो उसके नियम और कानून अलग हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक एक शादी करनी है, या फिर हिंदू धर्म से थोड़ा बाहर निकलो तो 4, 5, 10 शादियां करनी है। सबके लिए नियम और कानून अलग अलग है। जितने भी तरह के संबंध होते हैं, उतने ही तरह के अलग अलग नियम और कानून होते हैं। और चारवाक में सभी तरह के संबंधों पर सभी तरह के नियम बताए गए हैं, जिन पर मैं आगे तुम्हारे साथ चर्चा करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। देखो, चारवाक कर्म की बात करता है। वो कहता है इंसान को आगे बढ़कर किसी एक्टिविटी को करना चाहिए। करने से हो जाता है, करने से ही होता है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। डू एक्टिंग। अब देखो, हर किसी का सपना होता है कि उसे कोई लड़की किसी मेले में, किसी शादी में, किसी बाजार में नजर आ जाए, वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लें। हर कोई यही चाहता है कि वो उस लड़की को प्रपोज करे, लड़की हाँ कहे और शादी हो जाए, है ना? चाहते तो सभी हैं, कितनों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग तो थोड़ा गरम मसाला पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि प्यार हासिल करने में अगर घर से भागना, तलवारें चलना, गोलियां चलना ना हो, कोई जुदाई, कोई रोना धोना ना हो, तो प्यार का मजा ही नहीं आता। चलो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? और कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं? चाहते तो सभी हैं। वो जाते, तुम लोग रोज बाजार जाते हो, रोज मेले में जाते हो, रोज उम्मीद लेकर जाते हो कि आज कोई लड़की दिखेगी, प्यार होगा, शादी होगी। होता है ऐसा? नहीं ना। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि इंसान की क्या क्या सपने हैं। उन सभी सपनों को इकट्ठा करके शादी वाले दिन होने वाले रस्म रिवाज बनाए गए। माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी किस्म की खुशी को मिस करें। माँ बाप जानते हैं कि पाखंड करना, नौटंकी करना इंसान की फितरत है। अगर वो शादी वाली नौटंकी नहीं करेगा, तो साधु वाली नौटंकी कर लेगा। करनी उसने नौटंकी ही है। चारवाक पूरी तरह से प्रैक्टिकल बातें करता है। देखो, हम प्यार और शादी पर बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतनी यहां पर प्यार और बिल्कुल प्यार के सपनों वाला कुछ नहीं होगा। होगा सब कुछ प्रैक्टिकल। चारवाक सपनों की कीमत को समझता है। ख्यालों के बादलों पर पलने वाले दिल के अरमान,
और बड़े बड़े संत महात्मा कह गए हैं कि एक भी सपना, एक भी ख्वाहिश, इच्छा अगर अधूरी रह जाए तो मुक्ति नहीं मिलती, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। चारवाक में हर किस्म के इंसान की हर किस्म की इच्छा को पूरा करने के रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, वो उन्होंने बनाई हैं ताकि हर इंसान लगभग सभी कुछ कर पाए। किसी नगर की सबसे सुंदर स्त्री को वैश्या बनाया जाता था और उसे नगर वधु कहकर पुकारा जाता था। क्या? नगर वधु, यानी कि पूरे वधु, पूरे पूरे नगर की पत्नी। जो कोई भी अपनी बुद्धि और श्रम से धन कमा सकता था, वो उस सबसे सुंदर स्त्री के साथ आनंद कर सकता था। अगर तुम्हें एक पत्नी रखनी है तो विवाह का पहला तरीका एक पत्नी वाला ही बनाया गया है। ऑफ कोर्स एक से शुरू होगा। चारवाक द्वारा एक पत्नी रखने के लिए कौन कौन से नियम और कानून बनाए गए हैं, ये समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि तुम्हारी शादियां कैसे होती हैं और उन शादियों का क्या हाल है। देखते हैं आजकल क्या चल रहा है। देखो भाई, देखो, भारत इतना पुराना और अनुभवी देश है, ये इंसानी मनोविज्ञान को इतनी अच्छी तरह समझता है कि इसकी समझ ही इसकी कश्ती में पड़े हुए पत्थर बन गई हैं। ये शक्ति और राजनीति के खेल हजारों नहीं लाखों सालों से खेलता आ रहा है। इसका ज्ञान ही इसके सीने पर बोझ बनकर बैठ गया है। भारतीय लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चा सेक्स के पीछे पागल होगा, इसीलिए ये लोग उसका बाल विवाह करवा देते हैं। ये लोग जानते हैं कि प्यार बस एक भावना है, असली चीज है पैसा, इसलिए ये लोग दहेज मांगते हैं। चलो मांगने वाले तो मांगते हैं, ये लोग खुशी खुशी देते हैं। इन्हें सब पता है कि क्या कर रहे हैं। तुम दहेज प्रथा को कभी खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कोई इन लोगों की बेवकूफी नहीं है। ये लोग दुनिया के सबसे होशियार लोग हैं। ये जानते हैं औरत और मर्द का रिश्ता कोई 7 जन्म का रिश्ता नहीं होता, जोड़ियां कोई आसमान में नहीं बनती। एक उम्र में शरीर को सेक्स की जरूरत होती है, बच्चे पैदा करना इंसान को इंसान बनाता है, लेकिन यहां अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इसीलिए ये शादी, ये 7 फेरे, ये कस्में और वादे, ये धूम धड़ाका, ये बारात, ये बाजा, ये रस्मों रिवाज, ये सब लोग खुद ही करते हैं, अपने आप होने नहीं देते, अपने आप होगा इसका इंतजार नहीं करते, क्योंकि अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है। अपने आप कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग ना शादी से रह जाते, उनकी शादी नहीं होती, हालांकि वो कोई भी बहाना बताएं कि हम मैंने करनी ही नहीं थी या ये था वो था। मैं तुम्हें मेन चीज बता, ज्यादातर लोग ना शादी को मिस कर बैठते हैं गलती से। वो कैसे मिस कर देते हैं? वो सोचते हैं, मुझे कोई है ना, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई नॉवेल्स में पढ़ते हैं या किसी सीरियल में देखते हैं कि लड़का और लड़की ट्रेन में मिल गए, फिर कुछ हुआ, फिर शादी हुई, वो मतलब सोच रहे थे मुझे कोई मिलेगा, कोई आएगा। देखो बहुत कम जनता के साथ ऐसे होता है, बहुत कम परसेंटेज है, भारत जैसे देश में ज्यादा बात कर रहा हूं कि अगर कोई सिस्टम नहीं है अरेंज मैरिज का तो अपने आप तो वो कुछ होने ही नहीं वाला। वो अगर तुम इंतजार करना चाहते हो तो कर लो, और ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, वो इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं और टाइम निकल जाता है। फिर दूसरी बात, होता क्या है, एक बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं कि मोस्टली ना उन लोगों की शादी नहीं होती जिनके पास पैसे नहीं होते। हालांकि वो खुद को ये बहाना देते हैं कि मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। 35 साल की उम्र में तो बड़े बड़े ऑफिसर शादी करते हैं। भाई वो बड़े बड़े ऑफिसर हैं। अगर किसी आईएएस आईपीएस ने 35 ईयर की एज में शादी की है तो वो उसको रुकने का बहुत बड़ा फायदा मिला है, तुमको रुकने का क्या फायदा मिलेगा? इसीलिए अमीर लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं जल्दी से जल्दी। मैंने बहुत पहले भी ये एक लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो क्या होता है कि लो अमीर लोगों को पता होता है कि
शादी पैसे वालों की होती है। देखो एक मोटी चीज मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे देश में इतने लोग हैं गरीब, और उन गरीबों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम है गरीबों की भारत में। एक, वो अपनी गरीबी से खुश है। दूसरा, वो खुद को गरीब मानते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम खुद की तरफ देखो और बड़ी ही ईमानदारी से खुद को देखो तो तुम्हें पता चलेगा तुम गरीब हो। अमीरों की शादी में कोई वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, कोई कोई थोड़ा बेवकूफ होता है वो अमीर, जो ऐसे घूमता फिरता रहता है, या वो ज्यादा ही बेवकूफ मस्तियां करता रहता है। वो सोचता है अरे खूब पैसा है, जल्दी शादी करके क्या करेंगे, मजे करते हैं। तो वो भी एक गलती कर रहा है, क्योंकि पैसों का मतलब ही है शादी करना। शादी पैसा, पैसा शादी, ये भारत है भाई। शादी वो सब कुछ करना है जो एक इंसान की जिंदगी में कई सालों में होता है ना। मतलब एक आदमी की लाइफ है 1 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक। तो भाई वो, है ना, 20 साल की उम्र में लड़की को देखेगा, या 25 साल की उम्र में भागेगा घर से, या फिर वो कुछ करेगा, फिर उसको वो झगड़ा होगा, या कुछ कुछ करते करते कितने सालों की कहानी है। इतना कुछ तो होता ही नहीं इंसान के साथ। देखो वैसे कायदे से लड़का लड़की एक दूसरे को अपने आप देखते हैं, है ना। कायदे से लड़का लड़की को एक दूसरे को खुद ही देखना चाहिए, खुद ही पसंद करना चाहिए, दिल में लड्डू फूटना चाहिए। लेकिन शादी में, अरेंज मैरिज में, घर वाले खुद ही लड़का लड़की को एक दूसरे की फोटो दिखाते हैं और दिल में लड्डू फुटवा देते हैं। कायदे से लड़का और लड़की को एक दूसरे को प्रपोज करना चाहिए, जवाब का इंतजार करना चाहिए, फिर हाँ में जवाब मिलना चाहिए। यहां लोग और घर वाले मिलकर सब कुछ खुद ही कर देते हैं, खुद ही रिश्ते की बात कर लेते हैं, जवाब का इंतजार करते हैं। और नौटंकी देखो इनकी, ये कभी कभी लंबा इंतजार करवाते हैं। ये एक दूसरे को नीचा भी दिखाते हैं, वो शक्ति भी दिखाते हैं कि भैया तुम हमारे पास आए हो रिश्ता लेकर। तुमने एक चीज देखी, अगर तुम प्यार कर लो तो तुम्हारे पिताजी का मूड ऑफ हो जाएगा। तुम कहोगे कहाँ अकड़ के जाना था, अब सिर झुका के जाएंगे कि भैया हमारा बेटा तुम्हारी बेटी पर मर मिटा है। हमारी तो कोई अकड़ ही नहीं रही, हमारी तो पीठ की हड्डी नहीं है कोई, हमारी तो कोई औकात ही नहीं रही, इज्जत जैसा तो कुछ रहा नहीं हमारा, क्योंकि हमारे बेटे को तो प्यार हो गया। तो बाप का मुंह पहले लटक जाता है कि जहां जाके लोगों पर चढ़ना था, टांग ऊंची रखनी थी, लोगों को दिखाना था कि हम कितने शानदार और कितने अकड़ू लोग हैं, वो कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो वो क्या करते हैं, कई बार ऐसी जगह पर वो थोड़े मजे ले लेते हैं कि भैया तुम आए हो रिश्ता लेकर, देखते हैं, सोचते हैं बहुत रिश्ते आ रहे हैं हमारे पास, कोई ऐसा नहीं है कि तुम ही आए हो और 15 लोग लाइन में खड़े हैं, देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बैठो आप, बताते हैं आपको क्या करना है। यहाँ गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है। बड़े लोग बच्चों की तरह खिलौनों से खेल रहे हैं। ये भारत का हाल है। यहाँ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे तुम्हारे साथ शतरंज खेल रहे हैं, तुम प्यादे हो, वो देख रहे हैं सामने वाले की क्या चाल है, फिर हम अपनी चाल चलते हैं। मैं फिर अच्छी तरह समझा दूं, ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये इंसान की फितरत को जानते हैं। मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूं लोगों की कि अरेंज मैरिज क्यों करते हैं, या शादी क्यों करते हैं, या ये नाटक क्यों कर रहे हैं। ये चारवाक के सिखाए हुए हैं, इनके गुरु आजीवक लोग रह चुके हैं, चतुरों के चतुर, गुरुओं के गुरु, माहिरों के माहिर, मनोविज्ञान के खिलाड़ी। इन्हें मनोविज्ञान का सब पता है। इन्हें पता है जवानी में प्रेमियों की बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। इंसान लालच में आ जाता है, सोचता है क्यों किसी एक से शादी करके इतने सारे लोगों के साथ मजे करने का मौका गवाऊं। वो बुढ़ापे और गरीबी के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन जवानी ढलने के बाद सबको अरेंज मैरिज का सिस्टम अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम जिस चीज को इमोशनली ले रहे थे, तुम्हारे माँ बाप उसी खेल को प्रैक्टिकली खेल रहे थे। भारतीय पक्के व्यापारी होते हैं। उन्हें पता है शादी एक समझौता है, एक बिजनेस डील है। प्यार हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों में प्यार को पैदा करने की क्षमता है। और इन्होंने वंश भी आगे बढ़ाना है, बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है।
भारत में प्यार मतलब बिजनेस। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, ये समझ गए हैं, लाखों साल पुरानी सभ्यता वैसे घिसते घिसते गुटली निकल आती है, ऊपर से आम सारा उड़ गया है। मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल धंधेबाज साफ। ये मत सोचो कि ये कोई नया रिवाज चला है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, लड़की वाले इतना दहेज देंगे, या आईटी प्रोफेशनल के लिए आईटी प्रोफेशनल ही रिश्ता ढूंढना है। आजकल तुम देख रहे हो ना हमारे समाज में क्या चल रहा है, वो जितनी भी शादियां होती हैं वो दोनों ऑफिस में काम करते हैं, लगभग एक ही जैसा काम करते हैं और सब काम करते हैं। अच्छी बात है, मैं वर्क कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, औरतों को भी काम करना चाहिए, मर्दों को भी काम करना चाहिए, उसी हिसाब से ये लोग रिश्ते ढूंढते हैं। अरेंज मैरिज में भी वो लोग टोटल इस चीज का ध्यान रखते हैं कि एग्जैक्टली हमें फायदा हो, मतलब दोनों तरफ से पैसा आए या कुछ खिचड़ी बन जाए, मतलब वो प्यार वाला पॉइंट है ही नहीं वहां पर। ये रिवाज भारत में हमेशा से ही है, भारत में शादी एक धंधा है। अच्छा, तुम्हें हैरानी नहीं होती भारत के लाखों सालों के इतिहास में आज तक एक बार भी किसी राजकुमारी ने या अमीर लड़की ने किसी गरीब से शादी नहीं की? देखो, मैं भारत का रहने वाला हूं और अपने ही देश की लड़कियों की मैं बुराई नहीं करना चाहता, ना ही कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि कोई कहानी क्यों नहीं है। असल में तो हुआ होगा ना, हमारे पड़ोस में हो जाता है, हमारे घर में हमारे परिवार में हो जाता है, अमीर लड़की गरीब से शादी कर लेती है, हम रोज देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल है इतिहास को लिखने वालों पर, कहानियों पर। जबकि विदेशों में आमतौर पर देखा जाता है कि कोई अमीर लड़की किसी टैक्सी ड्राइवर से, किसी बॉडीगार्ड से, किसी टूरिस्ट से प्यार कर बैठती है और शादी कर लेती है। वो कम समझदार देश हैं, उनका अनुभव अभी इतना प्रचंड नहीं है जितना भारत का प्रचंड है। भारत में हमेशा से ही पैसे का बोलबाला रहा है। यहां बेटियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि पैसे वाला शक्तिशाली दूल्हा फंसाया जा सके। भारत में प्यार पर बस फिल्में और गाने होते हैं। भारत में शादी एक धंधा था, है और रहेगा। तुम इसको बदल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ओवर प्रैक्टिकल हो गया है। इसको ऊपर से सजाना पड़ता है, प्यार के नाटक से, प्यार की फिल्मों से, प्यार के लिए भाग रही है लड़की, माँ बाप पीछे डंडा लेके भाग रहे। दुनिया में और कहीं देखा है तुमने कि लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं और दोनों के परिवार वाले डंडे लेकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरे लॉटरी जा रही है, इससे तो हमने लाखों रुपए बनाने थे, बड़े ऑफिसर से इसकी शादी करनी थी, फिर मेरा दामाद होना था, है ना, एसडीएम। और फिर हमें नीली बत्ती का गाड़ी में हम जाते, कहीं भी जाते, मैं 50 लोगों से और अपना काम करवाता, पुलिस वाले मुझे सैल्यूट मारते, ये तो भाग गई।